18th century political formation. Look at these maps carefully. This is map 1 and map 2. We can observe the many differences between the boundaries of Mughal Empire in map 1 and map 2. If you look at map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. अगर हम इन दोनों मैप्स को बहुत ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1701 टू 1750 के अंदर, सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, उसके अंदर बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा था. नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम. हम देख सकते हैं कि किस तरह से मुगल एम्पायर्स की बाउंड्रीज जो हैं वो चेंज हो रही थी और नई नई किंगडम्स जो हैं वो सामने आ रही थी. बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर, द ब्रिटिश, हैड सक्सेसफुली grabbed major chunk of the territory in eastern India. और 1765 के बाद ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले चुके थे. What this map tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within the relatively short span of the time. और हम देख सकते हैं कि एक थोड़े ही समय के टाइम में किस तरह से इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही थी. In this chapter we will read about the emergence of new political group in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया के अंदर नए पॉलिटिकल ग्रुप सामने आए, और स्पेशली हम बात करेंगे 1707 जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई और वहाँ से लेकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 तक. हम पहले ही जानते हैं कि द मुगल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेटर मुगल एंड ग्रेट मुगल्स. तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक आर ग्रेट मुगल्स, और औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे उनके बाद जो रूलर्स बने, अगर हम फॉर्मली बात करें तो 1857 तक हम मुगल एम्परर्स को मानते हैं. द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857. लेकिन 1707 के बाद जो मुगल रूलर्स थे दे वर रियली वीक, इनकैपेबल, तो वो अपनी किंगडम को संभाल नहीं पाए. उनको हम कंसीडर करते हैं लेटर मुगल्स में, और बाबर से लेकर औरंगजेब तक ग्रेट मुगल्स. द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स. In chapter 4, you saw that Mughal Empire reached the height of its success and start facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. चैप्टर 4 में ही हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मुगल एम्पायर सक्सेस की हाइट्स तक पहुंच गया था, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़े, मेनली एट द टाइम ऑफ औरंगजेब. दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे कारण थे इनकी हार होने के. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in Deccan. कि जो औरंगजेब की मिलिट्री थी, उसकी जो सेना थी, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब उसका जो खजाना था, उसके पास जो पैसे थे, वो काफ़ी लंबे समय तक डेक्कन एरिया में यानी कि सेंट्रल एशिया में युद्ध लड़ने की वजह से ख़त्म हो गए थे. अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉक डाउन. और औरंगजेब के मरने के बाद जो उसके नेक्स्ट रूलर्स थे
वो उतने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पाए. It became increasingly difficult for later Mughal emperor to keep a check on powerful mansabdar. और लेटर मुगल एम्परर्स के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो पावरफुल मनसबदार्स को कंट्रोल कर पाते. नोबल अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफर कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. और जो नोबल्स जिन्हें मुगल एम्परर्स ने गवर्नर बना रखा था वो रेवेन्यू और मिलिट्री यानी कि दोनों ही पावरफुल चीज़ें, पैसा भी और मिलिट्री भी, दोनों को कंट्रोल करते थे. और इसकी वजह से ये जो गवर्नर थे उनके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स आ गई थी. यानी कि मुगल एम्पायर की जो मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी ग्रेजुअली धीरे धीरे ये शिफ्ट होने लगी मनसबदारों के हाथों में. As the governor consolidated their control over provinces, the periodic remission of revenue to the capital declined. अब क्योंकि धीरे धीरे इन गवर्नर्स ने अपने एरिया में, अपने राज्यों में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था, तो धीरे धीरे इन्होंने जो समय समय पर ये रेवेन्यू राजधानी को भेजते थे, जो पैसा कैपिटल को भेजते थे, राजा को भेजते थे, वो धीरे धीरे इन्होंने कम कर दिया और एंड में उसे बंद कर दिया. Peasants and zamindari rebellion in many part of northern and western India added to these problems. और नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के अंदर किसान और जमींदारों के जो आंदोलन थे, जो रिबिलियंस थे, उन्होंने राजाओं की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ गया. These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting tax. ज़्यादातर जो किसानों का रिवोल्ट था वो टैक्स बढ़ने की वजह से होता था. At other time they were attempt by the powerful chieftain to consolidate their own position. और कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े जो चिफिशियंस थे पावरफुल, वो अपनी पावर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ऐसा किया करते थे. Mughal authority had been challenged by the rebellious group in past as well, but these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position. ऐसा नहीं है कि ग्रेट मुगल्स के सामने रिवोल्ट नहीं होते थे, तब भी रिवोल्ट हुआ करते थे, लेकिन उस समय राजा उन्हें कंट्रोल कर लेते थे. लेकिन अब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थी, जो पैसा और मिलिट्री थी, वो गवर्नर्स के हाथों में ज़्यादा थी, तो इसलिए उनकी जो पोजीशन थी वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी. द मुगल एम्परर औरंगजेब वर अनेबल to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hand of provincial governors, local chieftains and other group. औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्परर्स थे वो धीरे धीरे अपने हाथ से फिसलती हुई इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी को कंट्रोल नहीं कर सके और धीरे धीरे ये पावर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चीफियंस और दूसरे ग्रुप्स के हाथों में जाने लगे. द मिडेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. अभी ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहे थे कि ईरान के रूलर नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली के ऊपर हमला किया और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और वो अपने साथ लूट कर बहुत सारा धन यहाँ से ले गया. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded India 5 times between 1748 and 1761. और इसके बाद अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1761 तक 5 बार नॉर्थ इंडिया पर हमला किया. Already under severe pressure from all sides, empire was further weakened by competition among different groups of nobles. हम हर तरह के अलग अलग प्रेशर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम था, वो था नॉबल्स का कंपटीशन मुगल कोर्ट्स के अंदर. They were divided into two major groups or faction.
इट मीन्स कि मुगल एम्पायर के अंदर दो तरह के नोबल्स थे, एक थे ईरानियंस और दूसरे थे तुरानीज. फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड ऑफ ईदर वन और द अदर ऑफ दीज पावरफुल ग्रुप. और लंबे समय तक लेटर मुगल इन्हीं नोबल्स के हाथ की कठपुतली बने रहते थे. The worst possible humiliation came when two Mughal Emperor Farrukh Siyar and Alamgir II were assassinated. और सबसे बड़ी जो बेइज्जती की बात थी कि दो मुगल एम्परर्स फरुख सियार और आलमगीर को इन्होंने मार दिया और दो अलग अहमद शाह और शाह आलम सेकंड वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स. Emergence of new state. With the decline in the authority of Mughal emperor, the governors of large provinces, Subadars, and the great Zamindar consolidated their authority in different parts of the subcontinent. जैसे जैसे मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी कम होने लगी, जो बड़े बड़े प्रोविंस थे, बड़े बड़े एरियाज थे, उनके सूबेदार, बड़े बड़े ज़मींदारों ने अलग अलग हिस्सों में अपनी पावर को और मजबूत करना शुरू कर दिया. एंड थ्रू द 18th century मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट. और 18th century में मुगल एम्पायर धीरे धीरे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में डिवाइड हो गया. ब्रॉडली स्पीकिंग, the states of 18th century can be divided into three overlapping groups. States that were old Mughal province like Awadh, Bengal and Hyderabad. तो एक तरह के वो स्टेट्स थे जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद. although extremely powerful and quite independent. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे लेकिन इंडिपेंडेंट हो गए. लेकिन इन्होंने कभी भी मुगल रूलर से अपने जो फॉर्मल रिलेशंस थे उनको नहीं तोड़ा. इट मीन्स ये अपनी मनमानी तो करते थे लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस को फॉर्मली घोषित नहीं किया. स्टेट दैट एंजॉय कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एट वतन जागीर, दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज. कुछ वो स्टेट्स थे जो मुगल एम्परर्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे. इट मीन्स कि जिनको मुगल एम्परर्स ने जीत तो लिया था लेकिन उन्होंने फिर राजपूत रूलर्स को उन्हें वापस कर दिया था जहां पर वो अपना राज्य कर सकते थे. और उसके बदले में राजपूत जो हैं वो मुगल्स के लिए लॉयल हो गए थे, वो उनके वफादार बन गए थे और उनको टैक्स पे किया करते थे. और लास्ट ग्रुप था जिसके अंदर वो स्टेट्स थे जो मराठा, सिख और जाट कंट्रोल किया करते थे. These were of differing size and had seized their independence from Mughal after a long drawn out struggle. और ये अलग अलग साइज के राज्य थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगल्स के साथ स्ट्रगल करके अपने इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया था.